हेडिंग लगाइए चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश। क्या लगाना है? चैप्टर नंबर 10। और याद रखना ये पूरा जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, और वो 100% नहीं 500% फिक्स है। क्लियर? और इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाइए न्यूटन का कड़े का सिद्धांत। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 में आपने क्या पढ़ा था कि जो प्रकाश था वो सीधी रेखा में चल रहा था, और सीधी रेखा में चलेगा। इस चैप्टर नंबर 10 में किसमें चलेगा? तरंग के रूप। किसमें चलेगा? तो इसके बारे में किसने बताया था? हाइगे। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हाइगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप लगाइए न्यूटन का कड़े का सिद्धांत। शायद मैंने कल करवा दिया था। जैसे आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, तो प्रत्यावर्ती धारा है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। तो उसके साथ आपको दिष्ट धारा पढ़ाई गई थी, जिससे कि आपको प्रत्यावर्ती धारा आसानी से समझ में आ सके। रीजन, जैसे अभी सपोज दैट मैं बोर्ड पे कोई लाइन खींच देता हूं और आपसे बोलूं बताओ ये छोटी है या बड़ी है, तो आप जब तक एक लाइन रहेगी तब तक आप बता नहीं सकते कि छोटी है या बड़ी। जैसे मैं इसके पास दूसरी लाइन खींचूंगा तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि ये लाइन बड़ी है। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? आपको क्या चाहिए? कंपैरिजन करने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? अब जैसे आपसे पूछा गया कि बताना ये वाली लाइन कैसी है? बड़ी। और इसके पास एक और लाइन खींच दी गई तो अब कैसी होगी? छोटी। तो ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की। इसमें आएंगे हाइगेन के तरंग का के सिद्धांत। क्या आएंगे? हाइगेन के तरंग के सिद्धांत। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूटन का कण का सिद्धांत, जिससे आपको हाइगेन के जो तरंग सिद्धांत है वो प्रॉपर सही से समझ में आएंगे। और ये वो सिद्धांत होंगे प्रकाश के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, दोनों दोनों साइंटिस्टों के सिद्धांत, क्या क्या सही हुआ क्या क्या गलत। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए न्यूटन का कण का सिद्धांत। क्या लगाना है? न्यूटन का क्या है? न्यूटन का कण का सिद्धांत। क्योंकि न्यूटन का कण का सिद्धांत मैं आपको बताऊं, आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में ये अमान्य है, मान्य नहीं होता है। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, न्यूटन ने बताया, सर इनका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने बताया, जो कुछ बताएंगे इस कण का सिद्धांत में कौन बताएंगे? न्यूटन। क्या बताएंगे? न्यूटन। अच्छा, इन्होंने सबसे पहली बात क्या बताई? इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश वो कणिकाओं के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा? कणिकाओं के रूप। क्लियर? अच्छा, ये कणिकाएं क्या होती है? इनसे पूछा गया तो सर जी ये कणिकाएं क्या है? तो उन्होंने बोला कि जैसे कोई भी प्रकाशिक स्रोत, जैसे बल्ब प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो वो हर टाइम वो क्या करता है? हमारे आसपास सूक्ष्म कण या अति छोटे कण या हल्के कण को उत्सर्जित करता है। उनको क्या बोला जाता है? कणिका। क्या बोला जाता है? तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो किसके फॉर्म में होता है? कणिकाओं के फॉर्म में। लेकिन ये वाला इनका जो स्टेटमेंट था वो गलत प्रूफ हो गया था। क्या हो गया था? अच्छा, गलत प्रूफ क्या हो गया? क्योंकि जो प्रकाश अगर कण के रूप में होता, हल्के हल्के कण होते, तो हमारी आंख जो है इतनी नाजुक होती है कि इसमें थोड़ा सा भी छोटा सा भी कण गिर जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, परेशान हो जाता है। हाँ या ना? और उन्होंने बोला कि आंख में प्रकाश तो कंटिन्यू जाएगा। क्या करेगा? क्योंकि हमें वस्तुएं जब दिखेंगी, जब किसी वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर आगे गिरता है, रेटिना पर टकराता है, तो वहां वस्तु दिखती है। तो प्रकाश जब आंख में एंट्री करेगा तो सिंपल सी बात है कण भी एंट्री करेंगे, और कण एंट्री करेंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? बोलिए। अभी आपकी आंख में छोटा सा कोई कण गिर जाता है तो स्थिति कैसी हो जाती है?
गंभीर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या था कि इनका ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, गलत। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इन्होंने बताया कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में होता है। अच्छा बेटा, कणिकाएं क्या होती है? कणिकाओं का मतलब इनसे पूछा गया, बताइए कणिकाएं क्या है? तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रकाश एक स्रोत है, प्रकाश उत्पन्न करता है, वो हर टाइम क्या करता है, असंख्य अति सूक्ष्म हल्के कण को उत्पन्न करता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है, कणिका। तो इन्होंने सबसे पहली बात क्या बताई थी, किसके रूप में होता है, कणिकाओं के रूप। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात या वायु में, ध्यान देना, प्रकाश की चाल किसमें बेटा, निर्वात या वायु में, ये जो होती है वो C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या बोल सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर, यहां लिख देता हूं, प्रति सेकंड। अच्छा, प्रकाश की चाल के बारे में बताया किसने था? तो याद रखें, जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया बेटा, ये 1675 में आया था। कब दिया था इन्होंने, 1675 में। और इसके बाद जो कंडीशन आई थी, प्रकाश की चाल जो है, सी से डिनोट क्यों करते हैं प्रकाश की चाल को, ध्यान देना। सी का मतलब होता है सेलेरिटी। सी का मतलब क्या होता है, वो ये डीप नॉलेज है। सी का मतलब क्या होता है, सेलेरिटी। और ये सेलेरिटी जो लिया गया है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, लेटिन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है चाल या वेग। तो बेटा आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा लिखा कि प्रकाश का वेग, और बहुत सी जगह पर देखा होगा प्रकाश की चाल। तो दोनों ही बातों में कैसी होती है, सेम होती है, क्योंकि सेलेरिटी का मतलब ही क्या होता है, चाल या वेग। अच्छा, प्रकाश की चाल के बारे में बताया किसने? तो प्रकाश की चाल के बारे में बताया था रोमर ने। किसने बताया बेटा, कब बताया था, 1676 में। कब बताया, आज से लगभग 349 वर्ष पहले। हाँ या ना? अब इस बात को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट आए, फीजो, फोको, माइकल्स। अच्छा, जो माइकलसन मोरले हैं, इनका पूरा नाम क्या है, माइकलसन मोरले। जो ये माइकलसन मोरले हैं, ये कब आए थे? देखो ऐसा लग रहा है फीजो फोको के नाम से ये भाई भाई हैं, लेकिन इनका जो टाइमिंग एरिया है वो बहुत ज्यादा, 100-200 साल का अंतर है। अब माइकलसन में कितना अंतर चेक करो, रोमर ने कब दिया प्रकाश की चाल को, और माइकलसन मोरले का दिमाग को चला 1920 में। तो 1920 में उन्होंने सोचा कि उस टाइम तक इतने अच्छे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो रोमर ने ऐसे प्रकाश की चाल को इतना एक्यूरेट कैसे नाप के बता दिया, मेजरमेंट कैसे कर लिया। तो उसके बाद हुआ क्या, माइकलसन मोरले ने अपने प्रयोगों में ये प्रूफ किया कि प्रकाश की चाल इतनी होती भी है या नहीं होती। तो माइकलसन मोरले ने कब प्रूफ किया था? तो इनको सबसे मजेदार बात ये निकल के आई थी कि जो रोमर सर ने बताया था कि इतनी होती है, और उसके बाद इन्होंने उसको चेक किया तो दशमलव का भी अंतर नहीं निकला। जितना प्रकाश के अलावा ने बता दी थी उतनी ही निकली थी। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया था, प्रूफ क्या कर दिया था। और याद रखना, जो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये प्रकृति में सबसे तीव्र गति है। इससे तीव्र गति प्रकाश की किसी भी चीज की प्रकृति में नहीं होती। तो सबसे आप दूसरा पहला पॉइंट लिखिए आप, कि प्रकाश की चाल निर्वात या वायु। और ये टॉपिक साथ में लिखते रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ डीप में। देखो, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में। अच्छा, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखो, डाउटफुल कंडीशन ये बनती है कि ये सिद्धांत तो सर जी ने कब दे दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने, 1675 में। बोर्ड पे ध्यान दीजिए,
और प्रकाश की चाल के बारे में कब बताया गया? तो यहां पर विवाद है। अब इसका मतलब क्या, इन्होंने क्या किया था, पुष्टि की थी। क्या की थी? पुष्टि का मतलब समझते हैं? पुष्टि का मतलब क्या होता है कि हाँ मैं आपसे सहमत हूं। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हमें क्या है, फिजिक्स में जो कुछ चीजें एरर भी है वो भी पढ़ना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर ये कड़िका सिद्धांत, कड़िकाओं के बारे में बताया, वो एरर था, वो पढ़ना पड़ा। अब दूसरा पॉइंट लिख गया बेटा, ये वाला सब लिख गया। अब लिखिए तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में सर न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं? मैं इनके पॉइंटों में बात कर रहा हूं फिलहाल। किस पे बात कर रहा हूं? प्रकाश में कितने रंग होते हैं बताओ? 7 रंग। कौन कौन से? बेबी, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अच्छा ये बात तो प्रॉपर बता दी गई कि हाँ प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट आगे और बोला कि सभी रंगों की कणों की आकृति, कणों की आकृति अलग अलग होती है। उन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी रंग होते हैं उनमें क्या होते हैं, कण, और उनकी आकृति कैसी होती है? अलग अलग। और जब यहां पर चेक करो, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया है कि कणिकाएं होती ही नहीं है, तो कणों की बेटा आकृति कहां से? हाँ या ना? तो इनका यहां पर आधा स्टेटमेंट प्रॉपर सही था। क्या बोले उन्होंने? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? दिव्य। लेकिन ये वाला कैसा हो गया था? गलत। क्योंकि जो रंग होते हैं उन्होंने उनका बोल दिया उनको कणों की आकृति। अच्छा कण तो होते हैं, लेकिन यहां पर ये बात बताई किसने? हमें यहां पर आगे चल के साइंटिस्ट आए थे आपके, मैक्सवेल और मैक्स प्लांक। कौन आए थे? मैक्सवेल और मैक्स प्लांक को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले अब ये चेक करो कि हमें स्टार्टअप देते हैं पहले चैप्टर को, जैसे स्टार्टअप मिल जाएगा फिर आगे स्पीड में पढ़ते जाएंगे। तो लिखिए तीसरा पॉइंट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अच्छा प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनको पता कैसे पड़ गया? एक दिन हुआ क्या, जो न्यूटन सर थे वो अपनी लैब में बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साइंटिस्ट तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते ही रहता है। तो ज्यादातर जितनी भी खोजें, ढूंढा कुछ मिला कुछ है। तो उस टाइम वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके मेज पे सामने पेपर वेट रखा हुआ था। पेपर वेट पे क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण आई और उसमें टकरा के गिरी और वो 7 रंगों में विभक्त हो गई। तो उन्होंने देखा कि ये क्या घटना है। उन्होंने उस घटना को कई बार दोहराया, तब जाकर उन्होंने चेक किया कि प्रकाश में कितने रंग हैं? 7। ये एक श्वेत प्रकाश किरण आती है जिसको जो पेपर वेट है वो 7 रंगों में व्यक्त कर देता है। और जो पेपर वेट था वो प्रिज्म था। क्या था? प्रिज्म। देखिए देखो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये लिख देना कौन कौन से। सभी रंगों के कणों की आकृति अलग अलग होती है। सभी रंगों के कणों की आकृति अलग अलग होती है। लिख दिया। अगला पॉइंट, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है, ध्यान देना, सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब गति करता है। क्या बोला? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए तो बच्चा ही प्रूफ कर सकता है। टॉर्च जलाओ, प्रकाश कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। तो लिख दीजिए
प्रकाश सीधी रेखा में, लेकिन इन्होंने इस चीज को प्रूफ करने के लिए मोमबत्ती और कुछ गत्तों का यूज किया, उसमें होल करके समझाया। चलिए, देखो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लास्ट पॉइंट लिखिए, प्रकाश जब सीधी रेखा में चलेगा तो प्रकाश का परावर्तन, क्या बेटा, प्रकाश का परावर्तन कोमा अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण। देखो वर्ण विक्षेपण का मतलब वही है जो प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7। जब जब वर्ण विक्षेपण की बात हो तो याद रखो कि न्यूटन सर का चेहरा दिमाग में आना चाहिए, मतलब उनको, क्योंकि वर्ण विक्षेपण दिया किसने है, किस पे दिया था, प्रकाश में। उनको ही पता पड़ा था सबसे पहले प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उन्होंने यहां पर क्या बताया हमें, वर्ण विक्षेपण क्या था। हम सब पढ़ चुके हैं वर्ण विक्षेपण चैप्टर नंबर 9 में। देखिए, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है, और इन सिद्धांतों से बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मिलेंगे जो हमें आगे जाके एग्जामों में काम आएंगे, सिर्फ क्लास 12th में ही नहीं, आगे। क्योंकि जो बेसिक जो आगे आगे कंपटीशन बनता है वो आप ये मत सोचो बहुत ज्यादा हाई होता है, वो बहुत नॉर्मल चीजों से बनता है जो हमें छुड़वा दी जाती है, उन पर ध्यान नहीं देता है। वो हमें एक एक चीज यहां से पता चल जाती है। लास्ट में फिर हमें एनसीईआरटी की रीडिंग करने को बोला जाता है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग करो, उसकी गाइडलाइन पढ़िए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हम बाद में पढ़ते वही है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि अभी क्या 12th में ये देखते हैं बस पास हो गए पास हो गए, लेकिन बाद में ये मेहनत हमें बाद में करनी पड़ती है। तो क्यों ना उसी को अभी से लेके चलेंगे एक एक चीज। लिख गया बेटा। देखो, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश का परावर्तन कोमा अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण आदि घटनाएं होती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूं। न्यूटन के कण का सिद्धांत के अकॉर्डिंग न्यूटन सर ने क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है वो विरल माध्यम में धीमा चलता है और सघन माध्यम में तेज चलता है। लेकिन इस बात को हमारे साइंटिस्ट फोको सर ने, क्या था उनका नाम, फोको, उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया था। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रकाश विरल माध्यम में क्या चलेगा। विरल माध्यम का मतलब रेयर मीडियम, उसमें प्रकाश की जो स्पीड है वो कैसी होगी, तेज होगी। और जो डेंसर मीडियम होगा सघन माध्यम, उसमें प्रकाश की चल कैसी होगी, धीमी होगी। तो हुआ क्या कि जो न्यूटन का कण का सिद्धांत आया, इसके कई पॉइंट क्या हो गए, गलत। और लास्ट में ये पूरा का पूरा सिद्धांत ही क्या हो गया, गलत। और जिससे हम आज के बाद में आपको बता दूं, आधुनिक समय में हम न्यूटन के कण का सिद्धांत को नहीं मानते हैं। क्लियर। अब अगली हेडर लगाइए, हाइगेन का तरंगिका का सिद्धांत। अब देखो, एक और मैं आपको विशेष बात बताता हूं। देखो, न्यूटन के कण का सिद्धांत में न्यूटन सर ने क्या बताया बेटा कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा तो परावर्तन की घटना हो गई, अपवर्तन की घटना हो गई, वर्ण विक्षेपण हो गया। लेकिन यहां पर अभी बहुत सी घटनाएं बची रही, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये आदि घटनाएं प्रकाश के सीधी रेखा में चलने की वजह से नहीं हुई। मतलब न्यूटन का कण का सिद्धांत परावर्तन को प्रूफ कर पाया, अपवर्तन को प्रूफ कर पाया, वर्ण विक्षेपण को प्रूफ कर पाया, लेकिन वो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को, किसी घटना को प्रूफ नहीं कर पाया। एक कंडीशन ये भी रही। तो इसलिए न्यूटन का जो कण का सिद्धांत है प्रॉपर सही से कुछ साल बाद लॉक कर दिया गया। जैसे ये चला कब, 1675 में, उसके 1678 लगते ही हमारे सर आ गए थे, कौन से, हाइगेन्स। क्लियर। आप हेडिंग लगाइए, हाइगेन का तरंग का सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हेडिंग क्या बताना बेटा, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब चेक करो, न्यूटन का आपने कण का सिद्धांत प्रॉपर समझ लिया,
अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इंग्लिश में से क्या बोला जाएगा, हाइगेन्स वेव थ्योरी। क्या बोलेंगे बेटा, हाइगेन्स वेव। क्लियर। तो इसका सबसे पहला पॉइंट, अब जो इसमें जो कुछ बताएंगे वो कौन बताएंगे, हाइगेन। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया स्पष्ट कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, तरंग। ध्यान देना, प्रकाश उन्होंने किसके रूप में बताया, तरंग के रूप में। लेकिन यहां पर एक गलती इनसे भी हो गई। किसके रूप में बताया बेटा, लेकिन तरंग के रूप में चलता तो है, प्रकाश जो तरंग के रूप में चलता है बेटा वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। कौन सी तरंगें होती है, अनुप्रस्थ। जैसे आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, हाँ या ना। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं, अच्छा अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं, ऐसी तरंग होती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंग होती है, जैसे जो तरंग की गति की दिशा होती है उसके 90 डिग्री पर उसके जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब जो इस प्रकार चलती है, अप डाउन। ये क्या होता है, इसका श्रृंग, और ये क्या होता है, गर्त। तो याद रखना, जो अनुप्रस्थ तरंग बनती है वो श्रृंग और गर्त को मिक्स करके एक तरंग बनती है। तरंग बनती है, श्रृंग और गर्त बनता है, तब क्या बन जाती है। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या, जो हमारे सर हाइगेन सर थे, उन्होंने क्या बोल दिया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें हैं। क्या है, सॉरी, अनुदैर्घ्य तरंगें बोल दिया। क्या बोल दिया, अनुदैर्घ्य तरंग। अब इसके बाद हुआ क्या, अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जैसे ही पहले सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, बताओ बेटा, प्रकाश किसके रूप में होता है। लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक क्या कर दिया, उन्होंने क्या बताया, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, लेकिन वास्तविकता में प्रकाश होता क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें 8 प्रकार की हैं, गैप डाल दे, गामा, एक्स, परावैंगनी, और दृश्य विकिरण, अवरक्त, और लघु रेडियो, और दीर्घ रेडियो। क्लियर। तो यहां पर वो क्या है, तो ये प्रकाश है। ऐसे हमने एक पॉइंट वहां पर ये भी पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है, हाँ या ना। तो इसका वो अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग। अब इन्होंने क्या बोला था, कौन सी तरंग बताई थी। लेकिन अब यहां पर जैसी अनुदैर्घ्य तरंग आई तो प्रकाश की ध्रुवण का व्याख्या नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या। प्रकाश का ध्रुवण जब होगा जब प्रकाश किसके फॉर्म में होगा, अनुप्रस्थ में। तो यहां पर एक साइंटिस्ट आए, फ्रेनेल। कौन आए, फ्रेनेल। तो इन्होंने आगे चल के प्रकाश को क्या माना, अनुदैर्घ्य तरंगों को अमान्य कर दिया। क्या माना, अनुप्रस्थ तरंग, जिससे उसके प्रकाश के किसकी व्याख्या करी इन्होंने, ध्रुवण की, मतलब पोलराइजेशन। इसकी व्याख्या की, पोलराइज। जैसे पोलराइजेशन होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो वाहनों की हेडलाइट होती है, उससे प्रकाश इधर उधर नहीं जाता बिल्कुल, हाँ या ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो उसके वाहनों के आगे जो मिरर लगा हुआ है, मिरर का मतलब जो ग्लास, मिरर नहीं, ग्लास, शीशा, वो पोलरॉइड है। कैसा है, पोलरॉइड ग्लास। अच्छा, पोलरॉइड का मतलब जो पोलराइजेशन करे। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब होता है जो प्रकाश फैला हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा करके फोकसित कर देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। और ये हमारी जो घटना होती है हमारे सामने होती है, हाँ या ना। तो वो जब ध्रुवण की घटना हुई तो इसका मतलब प्रकाश कई तरंगे हैं, और ध्रुवण की घटना याद रखना सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है, अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती। इसलिए यहां पर फ्रेनेल ने क्या कर दिया, इनको गलत बता दिया कि अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। कौन सी तरंगे हैं, सॉरी, अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं है, कौन सी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्लियर।
तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया साइड में, जो आपको आगे जाके मिलती। तो याद रखो, प्रकाश तरंग के रूप में होता है, लिखिए पहला पॉइंट। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है, विवाद छिड़ गया। क्या हो गया? क्योंकि आप आज इन्होंने कब बताया होता ना बेटा, 1678 में। और जो न्यूटन थे, उन्होंने कब बताया था? 1675 में। न्यूटन ने क्या बताया? प्रकाश किसके रूप में है? सीधी रेखा में। अब इन्होंने क्या बताया? किसके रूप में है? तरंग के रूप में। अब न्यूटन सर ने तो प्रूव भी कर दिया, प्रकाश का परावर्तन से छाया बनती है। जैसे किसी वस्तु की छाया जो बनती है, वो किससे बनती है? प्रकाश के परावर्तन। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की जो छाया बनती है, वो प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो आप बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि परावर्तन का मतलब प्रकाश पार नहीं हो पाता, टकरा के वापस लौट जाता, तो वहां छाया बन जाती है। क्लियर? अब इनसे पूछा गया था तरंग के रूप में है, तो आप हमें ये बताइए फिर इससे घटना कौन सी होती है? तो इन्होंने बताया कि तरंग के रूप में होता है तो प्रकाश वस्तु के किनारों पर मुड़ता है। जैसे आपने सीरियल में देखा होगा कि देवी देवता प्रकट होते हैं, हाँ या ना? जब देवी देवता प्रकट होते हैं, उनके आसपास एक चारों तरफ ऐसे करके उसकी सेफ होती है, उस तरफ ज्यादा प्रकाश चमकता है, हाँ या ना? तो वो क्यों चमक रहा है? क्योंकि प्रकाश वहां पर क्या मुड़ रहा है। क्या कर रहा है? मुड़ रहा है। तो अगर प्रकाश मुड़ रहा है, सिंपल सी बात, तरंग बनी क्या? हाँ या ना? क्योंकि तरंग ही तो मुड़ती है। बोलिए। तो लिख गया बेटा पहला वाला पॉइंट, क्या लिखा है बताओ? प्रकाश किसके रूप में होता है? अच्छा, इन्होंने क्लियर बोल दिया कि सर जी प्रकाश तरंग के रूप में होता है, तो विवाद किस बात का? न्यूटन सर ने क्या बोला कि सीधी रेखा में चलता है। हाइगन सर ने क्या बोला? तरंग के रूप में चलता है। और इन्होंने बहुत सी घटनाएं प्रूव भी की। तरंग के रूप में जब जब चलता है तो व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, और परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। हम वही प्रूफ करेंगे। अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइगन के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, हाइगन के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बेटा पहला पॉइंट लिख गया। अच्छा, इसके बाद में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बार बार नहीं बता पाता, या चेक करो। उन्होंने क्या बोला? न्यूटन सर ने सीधी रेखा में चलता है। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी कई घटनाएं प्रूफ की, उन्होंने भी कई घटनाएं प्रूफ की। लेकिन हुआ क्या? न्यूटन सर ने परावर्तन अपवर्तन प्रूफ किया, उन्होंने तरंग से ही प्रूफ कर दिया, हाँ या ना? और उन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा घटना प्रूफ कर दी, व्यतिकरण प्रूफ कर दिया, विवर्तन प्रूफ कर दिया, और ध्रुवण प्रूफ कर दिया। तो अब हुआ क्या? बड़ा विवाद छिड़ गया। कुछ साइंटिस्टों का ग्रुप किसके पक्ष में था? न्यूटन सर के पक्ष में। और कुछ साइंटिस्टों का ग्रुप किसके पक्ष में था? हाइगन सर के पक्ष में। बड़ा ये एरिया बड़ा विवादित रहा। क्या रहा? इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, एक मैक्सवेल और एक मैक्स प्लांक। और एक और महान साइंटिस्ट जिनका नाम बताना चाहूंगा, डी ब्रॉगली। कौन थे? अक्सर कर डी ब्रॉगली तरंगें पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर? तो यहां पर चेक करो, इन्होंने क्या बोला आगे कि भाई अड़ो मत, कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो इन्होंने आगे बोल दिया कि प्रकाश जो होता है वो दोनों प्रकृति होती है। तो इससे जो अगला वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इसको बोला जाएगा डुअल, मतलब डबल नेचर ऑफ लाइट। इसमें किसको पढ़ा जाएगा? डी ब्रॉगली। क्लियर? और दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो प्रकाश की चाल होती है वो c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इन्होंने दूसरे पॉइंट में कुछ स्पेशल नहीं बताया, जो न्यूटन ने कण का सिद्धांत में बताया था वही उसी की क्या कर दी इन्होंने? पुष्टि कर दी। लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट पढ़ा, लिख गया? ये सब लिख गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ये तो लाइन तो ये समझना, मेरी बात सुनो। समुद्र देखा है?
नहीं देखा तो मूवीज में देखा होगा, बहुत बड़ा सुनते हैं। सुनो, तो हुआ क्या, कि समुद्र में से एक ऐसे करके पानी भर लो, आया ना, तो पानी आपने निकाल लिया, और बाकी का जो पानी बचा वो ये है। और जो एक बूंद आपने जो पानी भर लिया ऐसे करके, वो सिर्फ ये एक पॉइंट है। तो मेन आपका काम क्या है, इस पे फोकस कर। क्लियर। और ये मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हमारे बीच सीजीएल का बच्चा बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अनुप्रस्थ तरंग चलती है तरंग गर्भ के रूप में, अप एंड डाउन। ये अनुप्रस्थ है। हाँ तो अनुदैर्घ्य चलती है। हाँ तो अनुदैर्घ्य तरंग की चल रही है, तो वो भी तो न्यूटन वाला है, तो हो गया न्यूटन ने बताया था। अनुदैर्घ्य तरंग को फ्रेडल ने आके गलत प्रूफ कर दिया, तो ध्रुवण नहीं हो पाया। ध्रुवण का मतलब होता है बेटा, मेन मुद्दा ये ध्रुवण पे फोकस करो। ध्रुवण का मतलब होता है ध्रुवण के जैसे प्रकाश जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है उसको इकट्ठा करना। और जब हम वाहन चलाते हैं, जब हेडलाइट उसमें वो लगा होता है ग्लास, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन मिरर, वो लगा होता है पोलरॉइड का। जैसे आपने देखा होगा जब वाहन सामने से आ रहा हो तो चकाचौंध वाली स्थिति हो जाती है, एकदम आंखों में, अगर हम बाइक पर हैं तो आंखें झिलमिला जाती हैं। और वही अगर हम कार में बैठे हो और सामने उसका क्या लगा हो, शीशा, उस पर आगे प्रकाश गिरता तो हमारी आंखें की चकाचौंध नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या लगा हुआ है, पोलरॉइड शीशा। क्या लगा हुआ है, पोलरॉइड। पोलरॉइड का मतलब है चकाचौंध आया, उसको उसने क्या कर लिया, कंट्रोल। कंट्रोल करने वाले प्रकाश को इकट्ठा किया। और प्रकाश को कब इकट्ठा करेंगे, अच्छा किसी चीज को इकट्ठा कब करेंगे, जब कोई चीज फैली होगी, हाँ या ना। तो प्रकाश को इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ, ध्रुवण। और जब जब फैली हुई है तो इसका मतलब क्या है, किस तरंग है। अगर सीधी रेखा में चल रहा है फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ध्रुवण की। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है तो हमें ध्रुवण की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब सीधी रेखा में तो है, माना उन्होंने बोल दिया कि सीधी रेखा में है, लेकिन इसके साथ साथ किसके फॉर्म में और है, वो तरंग के फॉर्म में। और तरंगें कौन सी हैं, अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर। और कोई डाउट? लिखिए पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है बेटा, वो प्रॉपर सीधी नहीं चलती हैं। वो कैसे चलती हैं, जैसे आपने कैंची में चलते देखा है, पहले इकट्ठी होती है फिर चलती है, फिर इकट्ठी होती है फिर चलती है। अगर ऐसे चलता प्रकाश की स्पीड कम ज्यादा होती रहती, जैसे गाड़ी में ब्रेक लग रहा हो। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट लिखो। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, जो फ्रेडल ने बता दिया बाद में आके, यानी हो गया कि सीधी रेखा में चलता है। तो ऊपर न्यूटन वाला पॉइंट भी तो न्यूटन पे। तो गलत कहाँ बोल रहा हूं मैं, उसको चेक करो, मैंने उसको गलत बोला है क्या? तो मैंने गलत थोड़ी बोला है। मैंने ये कहा है कि वो सीधी रेखा में चलता, बड़ा विवादित रहा। उसके बाद साइंटिस्ट कौन आए, डी ब्रोगली, उन्होंने बोला सीधी रेखा में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तभी तो हमारा चैप्टर नंबर 11 बना, डबल नेचर ऑफ लाइट, बताया तो था। फोकस करिए। अब देखो सेकंड पॉइंट लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रकाश सीधी रेखा, जब न्यूटन सर का वो पॉइंट सही है तो मैं कौन होता हूं उसको गलत करने वाला। देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा प्रकाश की चाल के बारे में बताया किसने बेटा, बोलो, रोमर। प्रूफ किसने किया, हीजो फोकल ओको माइकल्स। दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं बताया है। क्या नहीं बताया है, जो उन्होंने बस पुष्टि कर दी है। तीसरा पॉइंट लिखिए। अब इनसे ये पूछा गया, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया में। इनसे ये पूछा गया, सर जी ठीक है, जो विवादित चल रहा था, सिद्धांत आ रहे थे कि आपने बताया प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, माना। फ्रीडल ने आके ये सब बातें बताई, घटना बताई, कैसे ऐसे कंडीशन सी है, बाद में बताया फ्रीडल ने। तो इनसे ये पूछा गया कि तो प्रकाश दिखता कैसा है, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसकी वजह से दिख रहा है। तो अब यहां पर चेक करना, हाइजेंस सर ने क्या बताया कि जो पूरा ब्रह्मांड है, क्या है। अब देखो उनका दिमाग देख रहा,
कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें काल्पनिक ईथर नामक पदार्थ व्याप्त है। क्या बोला उन्होंने कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त होने का मतलब मेरा इंक का जो डिब्बी है उसके चारों तरफ इंक लगा हुआ है, मतलब भरा हुआ है फुल, ये इंक से व्याप्त है, संपूर्ण डिब्बी इंक से व्याप्त। अब ऐसी उन्होंने बोला कि संपूर्ण ब्रह्मांड है तो वो क्या है, ईथर नामक पदार्थ से व्याप्त है। और उन्होंने एक यहां पर वर्ड वर्ड बोला बचने के लिए, काल्पनिक। मैं तो कल्पना कर रहा हूं, कोई प्रूफ नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि जो प्रकाश होता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक ईथर नामक पदार्थ क्या है, व्याप्त। उन्होंने पूछा, इतना बोल दिया गया। फिर पूछा गया कि अगर व्याप्त है तो है कैसा। तो इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि ये रंगहीन। कैसा बताया बेटा, रंगहीन और भारहीन। अब देखना दिमाग, रंगहीन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, न्यूटन का वो वाला पॉइंट सही था। इन्होंने क्या बोला, रंगहीन। तो रंगहीन जब है, कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। अब चेक करो, भारहीन मतलब रंगीन होगा दिखेगा नहीं, और भारहीन होगा तो महसूस नहीं होगा। तो अब आप मुझे पकड़ लो, कहां से पकड़ लोगे, हाँ या ना। तो न्यूटन सर ने क्या बता दिया पहले कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो ये वाला इनका स्टेटमेंट कैसा हो गया, चलो हाँ या ना। देखो पॉइंट नंबर 3, इन्होंने बताया जब तक सिद्धांत चलते चले तब तक आपको इतना फोकस करना है, एक एक पॉइंट आपका यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है। उसके बाद तो थ्योरी डेरिवेशन हम पढ़ते ही है 12th में। क्या लिखा है, संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक ईथर नामक पदार्थ व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक ईथर नामक पदार्थ व्याप्त है जो रंगहीन तथा भारहीन होता है। ठीक है, अब जैसे ही इनका ये वाला पॉइंट गलत हुआ, इन्होंने एक और बात बताई। न्यूटन सर ने क्या बताया था, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, लेकिन उन्होंने उसका रीजन गलत बताया था कि जो 7 रंग होते हैं उनके कणों की आकृति कैसी होती है। अब इन्होंने बोला कि 7 रंग तो न्यूटन सर ने बता ही दिया है, और ये वाला पॉइंट गलत हो चुका है। तो इन्होंने दोबारा से एक पॉइंट बताया कि ये 7 रंग होते हैं, उन रंगों की आवृत्ति अलग अलग होती, और ये बात प्रॉपर सही थी। क्लियर, देखिए पॉइंट नंबर 4, देखो अलग अलग रंगों की आवृत्ति हमें कोई भी चीज ऐसी खैरात में नहीं मिलेगी। आज हम ये मार्कर से लिख रहे हैं ना, इसका भी इन्वेंशन हुआ तो बड़ा दिमाग लगा के हुआ है, लेकिन आज हमें ये फ्री मुफ्त में मिल रहा है। जैसे पेन, आज आपको पेन के बारे में बताता हूँ। पहले जो पेन होता था ब्लू पेन, जो बैंक में काम करते हैं मैनेजर हैं या ऑफिसर वगैरह वगैरह होते हैं, तो उनको मिलता था साइन करने के लिए ब्लू पेन। और हम तुम जो लोकल सिविलियन होते थे, सोसाइटी पब्लिक, उसको क्या मिलता था, सरकंडा। समझ में आ रहा, सरकंडा जानते हो, मुझे पता ही नहीं। हाँ, स्याही में डिवाइड डिवाइड लिखते हैं। तुलसीदास को लिखते देखना, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, महाग्रंथ या काव्य, तो उसमें चेक करना, उन्होंने उसको डुबो डुबो के लिखा है। तो पहले जो जो इंक मिलती थी, और जो स्याही है, वो उसको बोलते हैं इंक, क्या बोलते हैं उसको, इंक मीन्स क्या बोलते हैं, हाँ स्याही की दवात। तो उसमें डुबो के लिखते थे उससे, हाँ या ना। अब हमारे पास क्या मिला, पेन का इन्वेंशन हुआ। तो आज पेन पहले किससे मिलता था,
ऑफिसरों के पास। किसके किसी कोई पेन से साइन कर रहा है तो ऑटोमेटिक पहचान लेते थे कि ये कौन है। और आज तो सब ऑफिसर है। तो चेक करो, आज हमें उस चीज की वैल्यू नहीं है। तो कोई भी चीज हमें जो इन्वेंशन करके मिली है तो उसकी क्या हो रही है, वैल्यू खत्म। तो ऐसी हमें कोई चीज नहीं मिल गई है। आज हम पढ़ा पा रहे, आज देखा कोई टेक्नोलॉजी चल रहा है। आज से पहले बच्चे कहाँ का 20-20 किलोमीटर पढ़ने जाते थे, आज क्या बच्चा ऑन करा डायरेक्ट चल रहा है। मेरी आवाज कैसे पहुंच पा रही है इनके पास, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन हो रही है। पहले मेरी जो साउंड एनर्जी है उसको ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो फोन उसको एक्सेप्ट करके ट्रांसमिशन करके फिर आपको सुना रहा है। चेक करो, तो आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है। और आज ये फोन भी बहुत नॉर्मल हो गया है, पहले तार चलते थे। तो हर चीज का इन्वेंशन होता जा रहा है धीमे धीमे। चेक करो कितना आगे हमें कुछ ना कुछ मिलता आ रहा है। तो ऐसी न्यूटन का कण का सिद्धांत आया, फिर हाइगन का तरंग सिद्धांत आया, फिर आगे मैक्सवेल और मैक्स प्लांक आए, हाँ या ना। तो ये ऐसी हमें चीजें नहीं मिल गई है, बड़ा मेहनत की है साइंटिस्टों ने और चीजों को पढ़ा है समझा है तब जाके चीजें। अच्छा, आप यहाँ किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए। जिन बच्चों, अच्छा पढ़ाई होती क्या है, क्या पढ़ाई ये होती है सुबह से बैग टांग के निकल जाओ, साइकिल इधर उधर घुमाओ, बाइक इधर उधर घुमाओ, लाइब्रेरी 2-4 घंटे गुजार दो, 2-4 घंटे गली में खड़े हो गए, मैं ये करके आया, मैं वो करके आया। क्या ये पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब क्या, पढ़ाई सिर्फ 12th में पास होना है, लगती कह रहा है हाँ। 12th में पास होना या किसी चीज को अचीव कर लेना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई जो है दिमाग को जिंदा करने का सिस्टम है। अगर आप पढ़े लिखे, अच्छा फिर आप में और एक गंवार में क्या अंतर है, जो जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। पढ़ाई का मतलब है आप अगर इस चीज के टच में है तो आपका दिमाग क्या है, एकदम एक्टिव है, जिंदा चीजों को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सही गलत डिसीजन ले पा रहे हैं, हाँ या ना। उसके बाद भी लेकिन आज की स्थिति क्या होगी, पढ़े लिखे ज्यादा गंवार हो गए, हाँ या ना। वो बड़े सोच समझ के काम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको लग रहा है कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड को देखो, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। लिख गया प्रकाश कैसा है, नहीं ये इसके बाद लिखवाया था। हाँ, प्रकाश के अलग अलग रंगों की आवृत्ति अलग अलग होती है। क्लियर। अब लिखिए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको समझा दिया। देखो यहां वाला जो सबसे पहले समझाया था उस पर फोकस करिए, फ्रेनियन वाला। क्या बताया, देखो इन्होंने बताया कि प्रकाश अनधार्य तरंगें होती हैं। इन्होंने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए, और इस क्लास को घर पे जाके बार बार आप रिवर्स कर करके सुनना, याद रखना कि इसमें एक एक पॉइंट जो बोला गया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कई किताबों से, कई गाइडों से हर चीज एक एक अनुभव इकट्ठा करके बोला जा रहा है। टीचर का मतलब होता है लाइब्रेरी, पता नहीं वो कितनी बुक्स पढ़ के आपको पढ़ाता है। अब सिलेबस में क्या क्या बुक चलती है उसमें जो लिख रहा है भाई मान लो, बहुत से टीचर देखोगे बुक पढ़ ली, देखो किंतु परंतु सर्वांग सम त्रिभुज, नहीं हटा दे लंब लग रहा है, तो एक एक शब्द उसमें देख के बोल रहे हैं। लास्ट में आप किताब से आ जानते हैं, किताब भी गलत है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका बहुत सी किताब बुक्स हैं पब्लिक, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनमें एरर अक्सर मिलता है। और जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें 1% भी एरर, सिर्फ इतना एरर नहीं, इतना हो सकता है कि किसी आंसर में कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 पे लिख गया, 2 का आंसर 1 पे लिख गया, इतना एरर है। आप सोचो कि एनसीईआरटी में कोई चीज गलत लिखी है, गलती से गलत नहीं है। और एनसीईआरटी जो है बहुत आगे जाके नीट हुआ, आईआईटी हुआ, इसमें जाके इनकी पूजा होती है एनसीईआरटी की। हाँ बता रहा, यूपीएससी में भी होती है एनसीईआरटी। क्या होती है, इसलिए कोई बुक जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं वो एनसीईआरटी में से देख के गलतियों को सही करते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना एक नंबर 100% सही है।
जिसे हर कोई नहीं समझ पाता ना समझा पाता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही अलग है। अभी आपसे बोला गया द्रव्यमान, समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या बोला गया बेटा? तो हमने सबने द्रव्यमान फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 9th में पढ़ा था। तो द्रव्य का कुल जो कुल निहितमान होता है उसको द्रव्यमान कहते हैं। एनसीईआरटी द्रव्यमान को क्या कहती है? एनसीईआरटी द्रव्यमान को कहती है सहती। अब इसको नॉलेज नहीं हो यही कहता रहेगा, तो अलग चीज है बस। हाँ या ना? तो द्रव्यमान को एनसीईआरटी क्या कहती है? सहती। अब चेक करो सहती कितना ऑड वर्ड हो गया, और ये हमें प्रॉपर रटा हुआ था। तो जैसे एनसीईआरटी आई 2019 में, तो उसने आगे चीजों को क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, लैंग्वेज बिल्कुल चेंज कर दी। और जो ओल्ड पब्लिकेशन टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, आज भी पुरानी किताबों को लपेटे हुए हैं। चेक करिए, पॉइंट नंबर 4 लिख गया बेटा। पॉइंट नंबर 4 में मैंने क्या बोला? इन्होंने बताया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या के लिए फ्रेनेल आदि वैज्ञानिकों ने इन्हें अनुप्रस्थ तरंग माना। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग माना। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट लिखिए ये वाला। अब चेक करो, हाइगन ने क्या बोला, बताया था अनुदैर्घ्य तरंग। देखो इन्होंने बताया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या के लिए, अभी आप इस चैप्टर में ध्रुवण को प्रॉपर पढ़ेंगे, आगे आएगा हेडिंग प्रॉपर प्रकाश का ध्रुवण है। क्लियर? प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या के लिए फ्रेनेल आदि वैज्ञानिकों ने इन्हें अनुप्रस्थ तरंग माना। इसको चेक करना चल रहा है, ये देखते रहना है, और इसको भी ग्रीन लाइट देखते रहना। क्या माना बेटा? देखो अनुप्रस्थ तरंग क्यों माना गया? अनुप्रस्थ तरंग मानने का मतलब होता है, एक तो प्रकाश का ध्रुवण प्रूफ हुआ, दूसरा प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में है। आज हम जो इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, वो सब किसकी वजह से कर रहे हैं? वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की वजह से। और जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग। और जो अनुप्रस्थ तरंग है वो क्या है? हमारा प्रकाश। क्या है? तो याद रखना, आज से डिलीट कर देना कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में हो। क्लियर? चेक करो लास्ट पॉइंट। अच्छा, जो प्रकाश तरंग के, अभी ये वाला पॉइंट उनका कैसा हुआ देखो, चेक करो, प्रूफ किया है कि साइंटिस्ट हो गया इसमें आगे। चला ही ना सिद्धांत रहा, आप बन गए हैं। तो गलत क्यों चल रहा है भाई साहब? उन्होंने क्या किया है? ठीक। तो चेक करो, अगला पॉइंट लिखो। प्रकाश जब तरंग के रूप में गति करता है, तो याद रखना बेटा, इसमें व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, तो व्यतिकरण, ये लिखा हुआ व्यतिकरण, व्यतिकरण आधा व या में, ता तरबूज छोटे की मात्रा, का कबूतर, रा रथ और अरयड़ा। व्यतिकरण। मैं थककर खुद लौट जाऊंगा, अभी शाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम होने दो। लिख गया?
बताओ, जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? अब आपको बड़ा ये ऑड से नाम लग रहे हैं क्योंकि आपने पहली बार देखा है। तो व्यतिकरण क्या होता है? अच्छा, आपने हैंड वॉश करते हो? हाँ या ना? तो जब हैंड वॉश करते हो तो आपने देखा होगा साबुन के बुलबुले बनते हैं। किस किसने देखे हैं? तो वो रंगीन रंगीन फिल्म बन जाती है। ऐसे हाथ ऐसे दूर कर देना, उसमें क्या बनेगी? रंगीन फिल्म। एग्जाम्पल पहला। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बारिश का टाइम, और बारिश का टाइम, बारिश बंद हुई हो, हल्का हल्का पानी पड़ा हो रोड पे, और वहां पे बाई चांस आपका कैरोसिन का तेल या डीजल फैल जाए, हाँ या ना? तो आप उसमें चेक करते हैं, रंग से छप जाते हैं उसके चारों तरफ, हाँ या ना? वो सब व्यतिकरण है। दूसरा एक और एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। आपने वो देखी डीवीडी वाली कैसेट, किस किस ने देखी होता है ना? हाँ, गोल गोल की होती है। हाँ, बिल्कुल सही पहुंचा है। तो उसको आप ऐसे टेढ़ा मोड़ा करते हैं तो आप उसमें देखते हैं रंगीन पर्दा सी बनती है। तो वो भी घटना क्या है? व्यतिकरण। अच्छा बेटा, विवर्तन क्या होता है? विवर्तन आपने देखा होगा सीरियल में, जो नाटक होते हैं, ड्रामा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई देवी प्रकट हो गई या देवता प्रकट हो गए, पता पड़ा सूर्य देवता आए, है ना? तो आपने नहीं, भोले बाबा तो नॉर्मल आते हैं। भोले बाबा का सिस्टम बड़ा अजीब है, तो बिल्कुल सिंपल आदमी है ना? और बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ड्रामा नहीं, कोई चक्कर में कोई नहीं, कुछ नहीं घूमेगा, मैं सिंपल जाऊंगा डबल लेके, है ना? अब जैसे देवी देवी प्रकट हुई, तो जो देवी प्रकट होगी उनके पीछे आपने देखा होगा बहुत सा प्रकाश चलता है, तो जो प्रकाश चलता है वो ऐसे मुड़ता है किनारों पर। वो घटना किसकी है? विवर्तन। किसकी घटना है? विवर्तन। अब जैसे आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि आप जैसे धूप में खड़े हैं या कहीं एक जगह पे खड़े हैं, आपकी एक छाया नहीं, तीन तीन छाया बनी हुई है, हाँ या ना? वो भी घटना किसकी है? विवर्तन, हाँ या ना? अब जैसे एक और अब बचा क्या? ध्रुवण। क्या बचा? अच्छा, ध्रुवण क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, ध्रुवण का मतलब प्रकाश जो फैला हुआ है उसको इकट्ठा करना। जैसे आपकी हेडलाइट प्रकाश को जलाते हो तुरंत सीधा जाती है बिल्कुल। यह चकाचौंध आया, आगे जो कार में शीशा लगा हुआ है उसने क्या कर दिया? उसको चकाचौंध में रोक दिया, मतलब प्रकाश जो एकदम आ रहा था उसको क्या कर दिया? इधर उधर कर दिया। ठीक गया? व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, और ध्रुवण हो गया। क्लियर? हाइगेन का तरंग सिद्धांत खत्म हो गया। बताइए पहला पॉइंट क्या था बेटा? कौन सी तरंगें होती है? प्रकाश की चाल। प्रकाश है कैसा? संपूर्ण इन्होंने क्या होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड में इतर काल्पनिक। अच्छा, एक और बचने के लिए क्या बोल दिया? जैसे गलत प्रूफ हुआ, क्या 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 कह दिया? मैं तो कल्पना कर रहा था। आगे क्या बोल दिया? काल्पनिक। अच्छा, को चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? अलग अलग होती है आवृत्ति। पांचवा क्या बताया? कि अनुदैर्ध्य तरंगें बताई, फिर फ्रीडल ने आगे उनको क्या बता दिया? अनुप्रस्थ तरंग। छठवां क्या बताया? कि जब प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण होगा। लेकिन याद रखें, यहां पर परावर्तन भी प्रूफ हुआ है। लिख लो, परावर्तन अपवर्तन भी। तो क्या कोई तो दूसरा एड्रेस कर लो कहीं साइड में। जैसे बाहर जाते हो खाना खाने, तो पूरी को साइड में ढाके पनीर एडजस्ट कर लेते हो, है ना? अब एडे लगाइए, तरंगाग्र। अच्छा, एक थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, बाद में लिखेंगे। फिर लगाओ तरंगाग्र। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग ऑफ क्लास 12, तरंगाग्र। अब जो बोलूंगा वो आएगा, और 1 जनवरी से जो बोलूंगा वो इस महीने 500% आएगा। उसको ब्रह्मा नहीं रोक पाएंगे। क्या है बेटा? तरंग
आग्र। तरंगाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। अच्छा ये बताओ, बाहुबली मूवी किस किसने देखी है? देखी है? तो उसमें वो देखा भल्लाल देव। भल्लाल देव क्या करता है, अपना रथ लेके चलता है। तो रथ क्या करता है, आगे घूमता रहता है। हाँ यार, तुझे भल्लाल देव बाद में पहुंचता है, वो सफाई पहले कर देता है। हाँ या ना? तो ऐसा ही सेम कुछ एग्जाम्पल हमें तरंगाग्र पढ़ने को मिले। तो चेक करो। देखो हिंदी नाम से थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश नाम भी समझ में आएगा। दोनों समझ में, दोनों से आएगा, पर ज्यादा समझ में किससे आएगा? इंग्लिश। ध्यान देना, वो अपने साइड में कर दो। देखो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो हो जाएगा तरंग प्लस अग्र। पढ़ के बहुत पीट दूंगा मैं, बहुत देर से देख रहा हूं। क्या है तरंग प्लस अग्र? तो अग्र का मतलब क्या होता है? आगे, अग्रगामी। हाँ या ना? और तरंग आपको पता है। देखो तरंग के बारे में जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवाया था तो प्रॉपर बेस से चलाया था, 2 से 3 में। हाँ या ना? तो चेक करिए, तरंग प्लस अग्र। तो तरंग का आगे की कंडीशन, अब इससे समझो। इसमें क्या बोला? वेव। तो वेव का मतलब तरंग, और फ्रंट का मतलब आगे। हाँ या ना? तो जो तरंग के आगे की ज्यामितीय आकृति है, जैसे, अब ध्यान देना बेटा, जैसे ये मेरे पास कोई बिंदु आकार का स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश। यदि प्रकाश निकलेगा तो यहां पर कोई रेखा खींची, गोलू गोला में गोला खींच रखा है, तो यहां से प्रकाश एक साथ निकलेगा। हाँ या ना? तो जो प्रकाश एक साथ निकलेगा वो इसी फॉर्म में निकलेगा, डॉट डॉट करके चारों तरफ बिंदु फैलेंगे। अरे जैसे वो आइडिया कर लो, जैसे आपने देखा होगा मैरिज होमों में अक्सर के फुब्बारे लगे होते हैं। तो जो फुब्बारे में से पानी निकलता है, वो जैसे उसका स्पीड दोनों का सबका सेम होता है। ऊपर वाला जहां पहुंचेगा तो नीचे वाला सब साइड में बराबर पहुंचेगा। तो ऐसे यहाँ पर क्या, ये प्रकाश क्या है? प्रकाशित स्रोत बिंदु आकार का है, तो उससे चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। हाँ या ना? तो मैंने यहाँ पर क्या खींच दिया? गोलीय पृष्ठ खींचा, मतलब गोला खींच, क्या खींच दिया? तो ये प्रकाश क्या करेगा? इसके सभी पॉइंटों पर एक साथ पहुंचेगा, और जो तरंग के इसके चलने की आकृति होगी वो ऐसी जगह डॉट डॉट करके बढ़ती जाएगी आगे। जितने टाइम में ये पहुंचेगा उतने टाइम में ये बढ़ेगा, उतने मतलब सब पॉइंट उसके कैसे बढ़ेंगे? एक साथ बढ़ते जाएंगे आगे। हाँ या ना? तो उसी को बोला, अब तरंग चल रही है। चलो ये तो प्रकाश में समझ में आया, अब आपको नॉर्मल समझ में आएगा तो आपने देखा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है इतना। आपने देखा होगा तालाब। हाँ या ना? तो जैसे ही आप तालाब में पत्थर फेंक देते हैं तो फिर तरंगें बनती हैं। एक तरंग जाती है, फिर उसके फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे चलती है। जैसे वो, जैसे तरंग सपोज गोल है ऐसे करके। हाँ या ना? तो उसके बाद तरंग बनेगी, वो भी तो ऐसी बनेगी। बोलिए, तो जो अगली तरंग बनेगी वो ऐसी बनेगी। हाँ या ना? तो जैसी तरंग ये थी तो उसकी आगे की आकृति भी तो ऐसी होगी। हाँ या ना? सपोज दैट मैं हूं, अभी आपने देखा हो कोई स्याही सोदा वाला गद्दा, वहां पर मेरा फेस का स्ट्रक्चर लेना हो, तो जैसी मेरी बॉडी की शेप है, मैं ऐसा जाकर छप जाऊंगा वहां पे। हाँ या ना? तो ऐसा लगेगा कि भैंस छप गई है। तो एग्जाम्पल समझिए, जैसी बॉडी की शेप होगी वही तो छपेगा। बोलो, ऐसा नहीं है जो चल रहा है इसमें कि मैं आदमी और दिख रहा हूं जानवर। तो जो मेरे को कुल मिला के जो मेरे से तरंगे चलेंगी वो सिर्फ मेरे सेफ की चलेंगी, या सपोज पीछे से अगर प्रकट हुआ, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था देवी देवता प्रकट हो, तो जो प्रकाश मुड़ेगा वो मेरे सेफ के अकॉर्डिंग मुड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से अलग से यहाँ से यूं मुड़ के आ रहा होगा। हाँ है ना? तो जो वैसे मेरा सेफ होगा, ज्योमेट्रिकल सेफ है, उसी के हिसाब से प्रकाश मुड़ेगा। तो ऐसे ही जो प्रकाश, जो तरंगाग्र होती है, वो जो तरंग के आगे जो जैसी कंडीशन होती है वैसी उसको क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। अब इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, तरंग के आगे की ज्यामितीय आकृति, जैसी तरंग होगी उसके आगे की ज्यामितीय आकृति सेम वैसी ही होगी, उसको क्या बोलेंगे? तरंगाग्र। हाँ या ना? लिख दीजिए, तरंग के तरंग के आगे की
मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे बारिश देखी है मुझे बारिश पसंद है ना। तो जब बारिश गिरती है, आपकी सेफ ऐसी है, ठीक है। तो जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो पृथ्वी पर वहां से ऊपर से एक साथ छोड़ा गया, तो बारिश की बूंदें पृथ्वी के सरफेस पर एक साथ आके गिरेंगी? ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पे ऊंचा जाना कर दी पहले, पहले यहाँ गिर पड़ू, क्या ऐसा हो जाएगा? वो जैसे यहाँ गिरेगी वही यहाँ गिरेगी। हाँ या ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बारिश पहले यहाँ गिर जाए, यहाँ रोक दे, लटक जा जाए निकल के जा रहा हूँ मैं, बादल ग्रीन कर दूंगा, ऐसा होगा क्या? क्योंकि बारिश की बूंदें गिरी लगातार गिरेगी गिरेगी। तो ऐसी सेम क्या है, प्रकाश जो चलेगा दोनों, तो जिस फॉर्म में चलेगा उसके आगे की ज्यामितीय आकृति जैसी होगी वैसी होगी। क्या समझ में आया? अरे सिंपल सी बात, मैं तुझे एग्जांपल देता हूं एक और। जैसे छिपकली है, तो जब वो बड़ी होगी तो वो छिपकली के आकार में बड़ी होगी, सिर के आकार में तो बड़ी होगी नहीं। हाँ या ना? तो उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज छिपकली है कल बन जाएगी मगरमच्छ, परसों बनेगी हाथी और बाकी बात बनेगी चूहा। तो छिपकली तो छिपकली रहेगी। हाँ या ना? एक थॉट ही बोला जाता है छिपकली के बच्चे को मगरमच्छ नहीं बना कर। हाँ या ना? तो चेक करो, तो अब समझ में आएगा तरंग आकर कैसी क्या होता है। मतलब जो तरंग के आगे की ज्यामितीय आकृति, ज्यामिति का मतलब जैसे जो कुर्सी है इसका शेप है सब ज्योमेट्रिकल शेप, बोर्ड ऐसा है तो बोर्ड का शेप ऐसा है। हाँ या ना? हम लोग ऐसे, हमारा शेप ऐसा है, ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है। अब उसको क्या बोला जाता, तरंगाग्र क्या होती है? बोलो। अरे इसके नाम से समझ जाओ, तरंगाग्र मतलब अग्र, और तरंग के आगे। हाँ या ना? तो तरंग के आगे की ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? तरंगाग्र। और थोड़ा समझ में आ जाया करो तो हाँ कर दिया करो, मैं इस चीज को बार बार 15-20 एग्जाम्पल देता रहता हूँ, अगर आपको एक बार समझ में आया तो बोलो ठीक है आ गया, क्लियर। तो चेक करिए, तरंगाग्र समझ में आया? ये तो एक लाइन का डेफिनेशन था। अब लिखो या करके दूसरी डेफिनेशन, जो आपको अच्छा लगे वो अपने पास रखो, बाकी के कॉपी पर रहने दो। लेकिन आजकल का बच्चा क्या करता है, हमारे पास कॉपी पर लिखा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अरे मैं बहुत होशियार हूं। जब तक बेटा तू इसको डिस्कस नहीं करेगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इसकी बुक खरीद ली उसकी बुक खरीद ली, जा नोट्स खरीद ले, बा नोट्स खरीदो डाल ले करके, अरे मेरे से यार कोई नहीं, बस हर चीज है मेरे पास। तो उसको रखने से कुछ नहीं होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब बुक में लिखा हुआ है। अंतर इतना होगा, इसमें नहीं मिलेगा दूसरी में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा दूसरी में मिलेगा, तीसरी में मिलेगा, चौथी में मिलेगा, पांचवी में मिलेगा, एक किताब से नहीं मिलेगा बेटा। तो जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने से जो क्लियरेंस आता है वही हमारे पास बचता है, बाकी का लिखा हुआ तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है। लाइब्रेरी में आग लगा दीजिए तो 6-6 महीने जलती है। 6-6 महीने का मतलब समझ रहे हो? अभी आप यहाँ पे आग ला लो, कूड़ा है 1-2 घंटे जल जाए, और लाइब्रेरी कितने महीने जलती रहती है? 6-6 महीने दिनों रात कंटिन्यू ढूंढ कर जलती रहती है। तो सोचो किताबों में कितना ज्ञान पड़ा है। तो वो किताबों में है, हमारे अंदर नहीं है, उसको हमें ऑब्जर्व करना, डिस्कस करना पड़ेगा। और जितना डिस्कशन में टाइम देंगे तो वो चीज हमारे दिमाग में घुसेगी। क्लियर? देखो दूसरा डेफिनेशन इसका, जब तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही हो, जब तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही हो, जैसे बेटा ध्यान दो, जैसे आपका ये पानी है, बोलो क्या है ये, इस पे मैंने पत्थर फेंक दिया, तो यहां से ये गोल तरंग बनी ऐसे करके, समझने के लिए बनती तो अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन दिखती वैसे चारों तरफ गोल गोल है, अप डाउन ऐसे करके अनुप्रस्थ बनती है। तो यह चेक करना, तो जैसे ये वाली तरंग बनी, तो इस जो ये तरंग है इसके जो कण है, इसके पॉइंट्स होंगे ऐसे करके ये वाले, हाँ या ना? तो जो कण होंगे वो एक साथ कंपन करेंगे, क्या करेंगे, और एक साथ कंपन करेंगे तो आगे भी ऐसी आकृति का एक तरंग क्रिएट। बोलो। तो जब तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही हो, इसका मतलब क्या है कि जब तरंग किसी माध्यम में चल रही हो, क्या कर रही हो, चल रही हो, तो किसी क्षण का मतलब एनी मूवमेंट,
किसी क्षण तरंग के सभी कणों की समान एक एक दिशा में समान कला में गति करते हैं। मतलब ये भी कण इधर ही गया, ये भी इधर गया, ये भी, तो समान कण थे पर एक ही दिशा में चल रहे थे चारों तरफ। जैसे अगर ये ऐसे करके जाएगा तो ये भी ऐसे करके जाएगा, ये भी ऐसे करेगा, ये भी ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, और एक साथ जाके क्या करेंगे, गति करेंगे। उसी को क्या बोला जाएगा, तरंगा। हाँ या ना? देखो, जब तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही हो तब किसी क्षण तरंग के तब किसी क्षण तरंग के कण समान दिशा में कंपन करते हैं। जिसे जिसे तरंगाग्र कहते हैं। अब कहते हैं तो लिख लिया करो, खुद में लिख गया। तरंगाग्र क्लियर, समझ में आ गया। देखो, दूसरी वाली डेफिनेशन थोड़ा सा बिल्कुल वो है कि मूवमेंट अंदर जाके समझ में आए कि तरंग कोई माध्यम में चल रही है तो एक ही दिशा में तरंग के सभी कण समान कला में क्या करें, कंपन करें, उसको तरंगाग्र बोला जाता है। लेकिन आपको डायरेक्ट समझना है तो किसी तरंग के आगे की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। मतलब तरंग के आगे की ज्यामितीय आकृति को क्या बोला जाता है, तरंगाग्र। अब बेटा ये होती कितने प्रकार की है वो ध्यान दें। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होगी समतल तरंगाग्र। क्या होगी, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। देखो क्या बोला जाएगा, प्लेन क्लास 12th वाले ध्यान से सुन ले, आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, थोड़ी शांति बनाए रखें बस। और वो बोर्ड एग्जाम में ना आए तो कॉपी उठा के मुंह पे मारना। क्लियर? और बोल रहा व्हाट इज दिस, क्या पढ़ाया था विराट? क्या लिखा है बताओ? समतल तरंगाग्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। अब जैसे, अच्छा तरंगाग्र समझ में आ गया है? आप अपना दिमाग वही रखिए ना, पानी में पत्थर मारा गया था, ठहरे हुए पानी में पत्थर ना मार सांवरे। तो चेक करो, सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, समतल तरंगाग्र। क्या पढ़ना है, समतल तरंगाग्र। अब समतल तरंगाग्र क्या होता है, जैसे मेरे पास तरंग है वो एक ही दिशा में संचरित हो रही है। चेक करना क्या हो रही है, तरंगें क्या एक ही दिशा में क्या हो रही है, संचरित। अब चेक करो, इसके लंबवत मैं कोई यहां पर समतल पृष्ठ रख देता हूं। क्या रख दिया यहां पर मैंने, इसके लंबवत कोई समतल पृष्ठ रख दिया। ध्यान दीजिए, जो तरंग थी वो एक ही दिशा में संचरित हो रही थी। देखो ऐसे हो जा रही है सब, मैंने इसके लंबवत क्या रख दिया, एक समतल पृष्ठ। ये क्या है बेटा, समतल पृष्ठ। तो जो तरंग के ये कण है, ये क्या जा रहे हैं, कण, हाँ या ना? तो ये सभी कण इस पृष्ठ पर एक साथ पहुंचेंगे, हाँ या ना? और एक साथ पहुंचकर यहां पर क्या करेंगे, कंपन करेंगे। क्या करेंगे, जिसे क्या बोला जाएगा, समतल तरंगा। समझ में आया? अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब तरंग
किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो। अब इसको मैं डायरेक्ट देसी भाषा में बोलता हूं, जब तरंग एक ही लंबे चल रही हो, आया ना, तो बाकी लंबवत एक प्रश्न रख दो। जैसे चार लोग खड़े हो समर का पाइप लेकर, आया ना, और आप क्या करें, एक बड़ा सा गेट लेके आ जाए, आया ना, उसके सामने खड़े हो जाए, तो चारों समर एक बराबर पे लगी हो, उनका पानी चारों गेट पे एक साथ आगे गिरेगा, आया ना। तो चेक करो, एग्जाम्पल समझने के लिए कहीं से भी उठाओ, बस आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर जैसे ये थ्योरी तो बुक में लिखी पड़ी है, भरी पड़ी है, आप उसको पढ़ लीजिए जाके। हम जो क्रिएट करते हैं दिमाग में, क्रिएशन कैसे करके समझना है, वो मेन मुद्दा होता है समझना। तो चेक करो, क्या है, समतल तरंगाग्र क्या हो जाएगी, जब तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, तब उसके लंबवत एक समतल पृष्ठ खींचा जाए। कोई डेफिनेशन अलग से नहीं आएगी। तब उसके लंबवत एक समतल पृष्ठ खींचा जाए तो तरंग के सभी कण समान उसके पृष्ठ पर समान समय में पृष्ठ पर पहुंचकर कंपन करते हैं, उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर, लिखिए। और अब तो सर्दी छूट गई होगी, एकदम अलर्ट बैठ जाओ, धूप निकल आई है। लिख गया। देखो, जब तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, क्या लिखा है, जब तरंग, मुगल पानी ले गया ना, जब तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, तब उसके लंबवत एक समतल पृष्ठ खींचा जाए। तब उसके लंबवत एक समतल पृष्ठ खींचा जाए तो तरंग के सभी कण ध्यान देना, तो तरंग के सभी कण पृष्ठ पर एक साथ पहुंचकर, आया ना, तो तरंग के सभी कण पृष्ठ पर एक साथ पहुंचकर कंपन करते हैं। गति लिख देना, चाहे गति का एक कोष्ठक जोड़ लिखना, कंपन। तो कंपन और गति में अंतर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड मोशन। मतलब जैसे मेरे पास कोई और वस्तु है, मैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग बार बार जगह चेंज करवा रहा हूं, तो कम बल्ला तो नहीं। क्या बताया था मैंने, हाँ, कंपन और गति में अंतर। गति का मतलब मोशन, कंपन का मतलब वाइब्रेट, आया ना। तो चेक करो, जैसे गति का मतलब क्या होता है, जैसे ये मार कर है, ध्यान देना, अभी यहां रखा था, टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है, क्या टाइम को रोक सकते हो, और मार कर चलाना शुरू कर दिया। तो मार्कर ने क्या किया, टाइम चलता रहा, और टाइम के साथ अपनी स्थिति, पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर ऐसी कार चलती, मोटरसाइकिल चलती है, साइकिल चलती है, वो टाइम कंटिन्यू चलता रहता है और अपनी जगह चेंज करती रहती है। तो वो क्या कर रही है, गति क्या कर रही है। अब सपोज दैट अपनी जगह पे ही खड़े होके मैं ऐसे करूं, हाँ या ना,
मैं क्या प्लेस चेंज कर रहा हूं? बोलो, क्या मैंने स्थिति चेंज की? लेकिन मूव कर रहा हूं। जैसे फोन रखा हो, ऐसा होता है, फोन आया भक्के आगे से, पकड़ 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 पकड़। बोलो, जैसे फोन आया और भक्के आगे, तो चार्ज पर लगाओ, चार्ज पे निकल गए और नीचे नीचे आया भगता हुआ, खाली फोन आ रहा है। वो फोन अपनी जगह पे खड़ा होकर वाइब्रेट होता है, जहां रखा रखा कोई वस्तु अपनी जगह चेंज ना करे और कंपन मतलब वही की नहीं मूवमेंट करती है, वो क्या कहलाता है? कंपन। क्या कहलाता है? और जगह चेंज कर दी, वो क्या कहलाती है? गति। तो गति तो करते हैं, लेकिन वो गति कैसे करते हैं? कंपन के फॉर्म में करते हैं। क्लियर? जैसे देखो, अब ये मत समझ रहे कड़ यहां से लेकर यहां पहुंच चुका है जी, कड़ कतई नहीं पहुंचा। इसने क्या किया, जैसे आपने खो खो खेली है, खो खो कहते क्या कहते हैं उसको? खो कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बंदा एक को धक्का देता है, वो आगे चला जाता है, वो दूसरा देता है, आगे चला जाता है, वो आगे नहीं बैठ जाता है। तो ऐसे ही कड़ क्या करते हैं, एक को आगे कंपन में करते हैं, तो ये आगे वाले कंपन करता है। कुल मिला के ये सिस्टम है, एक ने एक के कान मार, दूसरे उसके कान मार दिया, फिर बार उसके आगे आगे, आगे फॉलो कर दिया। फिर ऐसे सपोज दैट अब एक लाइन में 10 बंदे बैठ गए, ये चपट्टा सुन लो पहले। जैसे एक लाइन में 10 बंदे बैठ गए, क्या बैठ गए? अब मैं ये बोलूं मार्कर, मार्कर सपोज दैट एनर्जी क्या है, और बंदे जो है वो क्या है? माध्यम। मैंने बोला इस मार्कर को आगे पार्सल करो, तो पीछे वाले ने आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले को दिया। तो कुल मिला के हुआ क्या, तो जो मार्कर था वो पीछे से कहां पहुंच गया? क्या लोग जो बंदे बैठे थे वो उठ के गए? बोलो। तो ऐसी तरंग गति करती है, उसके माध्यम के कण तो वही भी नहीं रहते हैं, लेकिन एनर्जी क्या करते रहते हैं? वो आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। हाँ या ना? तरंग का मतलब ही होता है वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो तरंग को क्या करेगी? एनर्जी को क्या करते रहेंगे वो? तो मार्कर जो पीछे था, आगे वाले ने लिया, फिर उससे आगे वाले ने लिया, फिर जब मार्कर 10वें नंबर पर था, वो पहले नंबर पर पहुंच गया। तो वो लड़के कहीं उठ के नहीं गए, मार्कर कहां पहुंच गया? तो ऐसे ही जो तरंग होती है, उसके माध्यम में वहीं पर खड़े वहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो अब पीछे वाला कंपन करके आगे वाले को पोस्ट कर देता है, फिर आगे वाला और आगे वाले को पोस्ट कर देता है, फिर आगे वाला और आगे वाले को पोस्ट कर देता है। तो आगे आते आते यहाँ पर एक साथ आगे सभी टकराते हैं। तो गति कैसी हो रही है? कंपन के फॉर्म में कैसे हो रही है? तो एनर्जी जाके चल रही है, और मूवमेंट का गति कंपन कौन कर रहा है? कर। तो इसलिए लिखवाया कड़ क्या करते हैं? कंपन करते हैं। क्लियर? देखो, समतल तरंगाग्र क्लियर? बोलो। आगे लिखिए गोलीय तरंगाग्र। कोई डाउट हो तो पूछो। अब क्या लिखना है बेटा? बोल दो। गोलीय तरंगाग्र। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोला जाएगा? स्फेरिकल वेव। अब देखो, ये तरंगाग्र कैसी थी? तो समतल पृष्ठ खींचा गया, हाँ या ना? 90 डिग्री। अब ये तरंगाग्र कैसी है? गोलीय। देखो, डेफिनेशन देने को तो आप 1 सेकंड और दे सकते हो, मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर वो डेफिनेशन क्या होगी? बहुत शॉर्ट हो जाएगी। कैसे? समतल तरंगाग्र ऐसी तरंगाग्र जो समतल होती। बात खत्म। समतल तरंगाग्र कहलाती। गोली तरंगाग्र ऐसी तरंगाग्र जो गोली होती है, लेकिन इससे समझ में कुछ नहीं आएगा। वो इतना समझ में आएगा, हेडेक देख कर समझ में लिखते जाओ। अब हमें क्या समझ रहे हैं? बोलो। गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र कब बनती है? जब जो प्रकाशित स्रोत हो वो कैसा हो? गोल हो। कैसा हो? गोल। जैसे बल्ब, ये क्या रखा हुआ? बल्ब चारों तरफ प्रकाश फैला रहा हो, तो जो प्रकाश, अब इसको केंद्र मान लू मैं, क्या मान लू?
और किसी त्रिज्या का एक ऐसी गोला खींच ली, एकदम प्रॉपर गोल। मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, प्रकाश से खींचना। तो चेक करो प्रॉपर कैसा खींचा जाए, वो एकदम गोल खींचा जाए। तो इसके चारों तरफ जो प्रकाश के कण है वो निकल रहे हैं, मतलब तरंग निकल रही है। कण नहीं निकल, कण तो गलत हो गया, न्यूटन ने बोल दिया। जब प्रकाश किसी गोलीय स्रोत से उत्पन्न हो रहा हो तो उसे केंद्र मानकर आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचा जाए, तो तरंग के सभी कण गोलीय पृष्ठ पर एक साथ पहुंचकर कंपन करते हैं, उसे गोलीय तरंगाग्र कहता है। अरे बल्ब रखा है, उसको आर रेडियस का कोई गोला खींच लो, एक साथ पहुंचा दो सबको, कुछ नहीं है उसमें। कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ बस बैच में शांति बनाए रखो, पूरा पर बैठे रहो, कोई डाउट हो डाउट पूछो इज्जत से, उधर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे सब बैच पढ़ो, और कोई भी पढ़े, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस दिक्कत कहाँ आती है कि ना तो आप क्लास चलने दे रहे हैं, आप उसमें बातों में लगे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर मैं यहाँ फालतू में बोल रहा हूँ। बेलनाकार तरंगाग्र क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिलेंड्रिकल। कैसे लिखा जाएगा? सिलेंड्रिकल वेव। क्या करना, इंग्लिश सही है? सिलेंड्रिकल वेव। थोड़ा इंग्लिश मेरी कमजोर है। हम्म। सिलेंड्रिकल वेव। अब ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होती है, मतलब बेलनाकार। बेलन कैसा होता है? तूने एक पाइप देखा है, बड़ी है समर को पाइप, वो बेलनाकार है। कैसा है? और उसके बीच में एक तार लगा दिया जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, बड़ी वाला पाइप होता है, उसमें हम बोरिंग करवाते हैं, पाइप बड़ा वाला पाइप फंसा दो, उसमें समर टांग देते हैं, है ना। तो एक बड़ा सा प्लास्टिक का पाइप, उसके अंदर लोहे का वो लोडिंग डाल दी। अब बाई चांस लोहे का जो रोडिंग है, लोडिंग पड़ी है, उसमें चारों तरफ होल हो जाए, क्या हो जाए, और पानी चला दिया जाए उसमें, जो होल है वो होल से पानी निकलेगा, वो चारों तरफ एक साथ पहुंचेगा। हाँ यार, नहीं समझ रहा है मैंने क्या बोला? दोबारा देख, बोर्ड पे देखना फुब्बारे, जी बनेगा बेलन। क्या बनेगा? और इसमें मैंने एक ऐसे करके लोडिंग डाली पाइप की, अब यहां से भी प्रकाश निकलेगा, हाँ या ना, ऐसे पानी निकलेगा, वो यहां से इसके चारों तरफ एक साथ पहुंचेगा। बोलो। तो मैंने यही एग्जांपल दिया था कि प्लास्टिक का जो पाइप, उसके अंदर लोडिंग पड़ी है, वो पाइप फट जाता है, तो जो चारों तरफ पानी पहुंचेगा वो एक साथ पहुंच जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे ही यहां पर चेक करो, हमें क्या पढ़ना है, बेलनाकार तरंगाग्र। तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, चेक करो, सीधी रेखा है बेटा ये, हाँ या ना। कैसी रेखा है? जब प्रकाश किसी रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रहा हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, घर में लगी होती है रॉड 20 वाट की, हाँ या ना, तो बेलनाकार है। कैसी है? तो उस रोड के चारों तरफ जो प्रकाश पहुंचेगा वो बेलनाकार फॉर्म में पहुंचेगा, हाँ या ना। तो जब प्रकाश किसी रेखीय स्रोत से क्या हो रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो, तब उसको आर त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा जाए। और ये सेंटर पे ही तो होगा, ये कहां पर होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या खींच दिया जाए, आर त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ। तो तरंग के सभी कण, बोलो, बेलनाकार पृष्ठ पर एक साथ पहुंचकर कंपन करते हैं, उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। इतना याद रखो, रॉड से जो तरंगाग्र निकलेगी वो बेलनाकार होगी, बल्ब से तरंगाग्र निकलेगी वो गोलीय होगी, हाँ या ना। पर आपने देखा होगा प्लेट से लगा लेते हैं अक्सर, बर्गर, चाउमीन, मोमोज,
उसके टेलों पे लगी होती है प्लेट्स, उससे तरंगाग्र निकलेगी, वो समतल निकलेगी। क्लियर? देखिए क्या है, बेलनाकार तरंगा, समझ में आ गई है? देखो जव प्रकाश किसी रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रहा हो, किसी रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रहा हो, तब रेखीय स्रोत के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा जाए। समझने के लिए बताया गया है। साइंटिस्टों को चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन अब आपको कैसे समझना, जैसे मेरी समझ में चीज प्रॉपर है, मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ ऐसे करके ऐसे करके, तो ऐसे ही वो साइंटिस्ट एग्जांपल देते हैं। क्या लिखा है, जब प्रकाश किसी रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रहा हो, तो उसके चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा जाए, तो तरंग के सभी कण समान कला में बेलनाकार पृष्ठ पर पहुंचकर कंपन करते हैं, जिसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। और 1 जनवरी से इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेंगी, इंपॉर्टेंट क्लास में वही बैठेगा जिसका फरवरी तक का पेमेंट क्लियर होगा। लिख गया? क्या है बताऊं? बेलनाकार तरंगाग्र क्या होती है बताओ? कि जब प्रकाश किसी रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, उसके चारों ओर क्या खींचा जाए, बेलनाकार पृष्ठ खींचा जाए, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा, इस पृष्ठ पर एक साथ पहुंचकर कंपन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बेलनाकार तरंगा। क्लियर? अब अगली हेडिंग लगाइए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग ऑफ क्लास 12 फॉर 2026। लिखिए, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। पर याद रखें, तरंगाग्र भी कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन कैसे बनता है वो सुनो। तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है। क्या लिखा है बताओ? हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। इंग्लिश में लिखा जाएगा हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तरंगिका, वेव तरंग, तरंगिका का मतलब वेवलेट। 203 नंबर में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम 2026। अक्सर लोग कहते हैं पेपर लीक करा दिया। पेपर लीक हो रहा है, रोको।
चेक करो क्या लिखा है, कितने नंबर का था, 2 से 3 नंबर का, किसमें, भाई जरा, क्या हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। अब याद करो कि मैंने आपको पत्थर मरवाया था तालाब में, मार दिया तो तरंग बनी थी उसके चारों तरफ। जैसे पत्थर मारा यहाँ पे तो इसके चारों ओर ये तरंग बनना शुरू हो गई, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये सबसे पहली तरंग, बोलो, जिसको बोलते हैं मूल तरंग, क्या बोलते हैं, मूल तरंग का ही दूसरा नाम होता है प्राथमिक तरंग, या प्राथमिक तरंग का दूसरा नाम कह लीजिए मूल तरंग। मूल्य नहीं, मूल, मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन, बिल्कुल जीरो, जहां से बनना शुरू हुआ, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग या मूल तरंग। तो ये होगी पहली वाली मूल तरंग, और जो दूसरी वाली तरंग होती है ये वाली, ये होती है द्वितीयक तरंग। कौन सी तरंग, सेकेंडरी वेव, हाँ या ना। अब ध्यान देना है इसका पहला पॉइंट, कि जो मूल तरंग होती है, मतलब प्राथमिक तरंग, एक दूसरी तरंग उत्पन्न करती है। अच्छा, जब तक ये ऐसे स्फेरिकल नहीं बनेगी तब तक ये नहीं बन सकती। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे तरंग के कण कंपन करेंगे उसी आकार का तो आगे तरंग बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, तरंगाग्र, हाँ या ना। तो चेक करो, इसलिए कैसा था, मूल तरंग कैसा है, स्फेरिकल। तो ऐसी दूसरी तरंग बनेगी वो कैसी बनेगी, स्फेरिकल। तो मैंने इसमें क्या लिखना है कि प्राथमिक तरंग जो होती है वो एक दूसरी तरंग उत्पन्न करती है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। पहला पॉइंट बता रहा हूं, कौन बता रहे हैं इस बात को, पहले समझो फिर लिखो, ध्यान दो। मूल तरंग जो होती है वो, या प्राथमिक तरंग, क्या उत्पन्न करती है, दूसरी तरंग, अपने पास से तुरंत उत्पन्न करेगी। दूसरे, पत्थर मार दिया तो एक बनी, उसके बाद तुरंत दूसरी बनती है, फिर उसके बाद दूसरी बनती है, फिर बनती है, फिर बनती जाती। तो याद रखना वो वही पूरा प्रॉपर वही सेंस समझ रहा है होता क्या है। तो जो प्राथमिक तरंग होती है वो दूसरी तरंग उत्पन्न करती है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, यही द्वितीयक तरंग प्राथमिक तरंग बन जाती है, फिर ये दूसरी तरंग उत्पन्न करती है, हाँ या ना। फिर वो द्वितीय तरंग बन जाती है, फिर जो द्वितीय तरंग बनी है फिर वो क्या बन जाती है, प्राथमिक तरंग, फिर वो वही तरंग उत्पन्न करती है। तो तरंग कितनी होती है, सिर्फ तो, और दिखती कितनी है, मेरी। तो जो मूल तरंग होती है उसके पास वाली तरंग ने क्या उत्पन्न की, दूसरी तरंग, वही क्या कहलाई। और जब वो उत्पन्न होगी फिर वो क्या बन जाती, तुरंत क्या बन जाती है, मूल तरंग। फिर वो अगली उत्पन्न करती है, फिर अगली उत्पन्न हो गई, फिर वो मूल बन जाती है, फिर वो अगली उत्पन्न करती है, फिर वो मूल बन जाती है, फिर अगली उत्पन्न करती है। तो यही लिखना है कि प्राथमिक तरंग या मूल तरंग दूसरी तरंग उत्पन्न करती है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं, और यही द्वितीयक तरंग मूल तरंग बन जाती है, जो दूसरी तरंग उत्पन्न करती है। देखिए, देखो, प्राथमिक तरंग या मूल तरंग, प्राथमिक तरंग कोष्टक में लिखो, मूल तरंग दूसरी तरंग उत्पन्न करती है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। यही द्वितीयक तरंग यही द्वितीयक तरंग यही द्वितीयक तरंग
मूल तरंग बन जाती है या प्राथमिक तरंग बन जाती है। समझ गया? पहला पॉइंट क्लियर। बताइए पहला पॉइंट क्या है? प्राथमिक तरंग या मूल तरंग एक ही बात है। ये दूसरी तरंग उत्पन्न करती है इसे, और यही द्वितीयक तरंग क्या बन जाती है, फिर अगली उत्पन्न करेगी। तो वही कंडीशन चलती रहती है। हाँ या ना? हाँ, रिपीटेशन, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, मैंगो टेढ़े मेढ़े। हाँ या ना? टिंगो कहता है कि मैंगो कहता है? मिंगो, बिंगो। लिख गया? तो पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। जैसे एक तरंग बनी, उसके बाद दूसरी तरंग जो बनती है वो उतने ही वेग से आगे बढ़ती है जितने वेग से पहली वाली ने उसको ट्रांसफर किया। जैसे ये मार्कर है और ये इंक है, इंक का वो है डिब्बी। मैंने इसमें क्या किया, सपोज 2 मीटर फोर्स लगाया, तो ये इंक की जो डिब्बी है वो 2 मीटर फोर्स लेकर ही आगे बढ़ेगी। हाँ या ना? तो ऐसे ही ये वाली तरंग है, सपोज दैट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही थी, तुरंत दूसरी तरंग उत्पन्न करेगी। तो दूसरी तरंग उत्पन्न करते ही ये वाला वेग लेके कौन आगे बढ़ेगा फिर? अरे वो वाला आपने गेम देखा होगा कि आगे डार्क कावर्ड बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। चलो डार्क कावर देखिए आपने? डार्क कावर जो आती है 100 मीटर लेके आया एक। हाँ या ना? तो वो मूल तरंग है। हाँ या ना? और तुरंत उसने क्या किया, डार्क डार्क जो दूसरे को पकड़ा दी। बोलो। और दूसरे को पकड़ा ही तो फिर इतने स्पीड से वो आया था, फिर वो भी स्पीड से भागेगा। तो आगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। डार्क क्या है? एनर्जी। और जो बंदे दो ही तो लेके भाग रहे हो, कितने भी लोग हो, दुनिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिला है। चाहे कोई कितने भी लोग हो, उसमें हो 20 लोग, लेकिन लेकर दो ही भागेंगे, एक देगा दूसरा भागेगा। फिर वो अगला अगला देगा, फिर वो पहला पहला जो लेके भाग रहा था वो मूल होता है, वो दूसरे वाले को देगा, द्वितीय को लाएगा। और वही द्वितीय फिर किसको देगा, अगले को, तो वो मूल बन जाएगा। फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो दूसरे को देगा। तो सेम कंडीशन उसमें चलती रहती है। तो जो द्वितीय तरंग होती है वो क्या बनती है, मूल। कंडीशन क्या है, जो पहले का वेग होता है उसी वेग से क्या करती है, दूसरी वाली आगे बढ़ती है, फिर उसी वेग से तीसरी वाली आगे बढ़ती है। तो समझ में आया? देखो सेकंड पॉइंट, डार्क कावर का एग्जाम्पल सबसे अच्छा मिला है। एग्जाम्पल तुरंत क्रिएट होने चाहिए। अब ये थोड़ी रट्टा मरा पड़ा है 20 साल पहले का कि बुल तरंग ये होता है। क्लियर? देखो, द्वितीयक तरंग द्वितीयक तरंग मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती है। द्वितीयक तरंग मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट तो सबको डायरेक्ट समझ में आ गया है। जैसे आपने पत्थर मारा था तो पहली तरंग बनी थी, उसके पास तुरंत दूसरी तरंग बनी। चेक करो इसको, ये पहली तरंग बनी, या इसको पहली मान लेता हूं मैं, इसको पहली मान ली, ठीक है, ये पहली तरंग बनी। तो इसके तुरंत पास क्या बनी, दूसरी तरंग। तो ये दूसरी तरंग बनी है, क्या इसमें कहीं एंट्री करने की जगह है? पानी में पत्थर मारते हैं उसके आसपास चारों तरफ गोल तरंग बन जाती है, तो क्या उसमें कहीं एंट्री करने की जगह होती है? क्या कोई एंट्री कर सकता है? चारों तरफ लॉक होती है। कैसी होती है? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? जैसे पानी में आपने पत्थर फेंक दिया तो जो एक तरंग बनेगी उसके पास ही दूसरी तरंग बनेगी। हाँ या ना?
तो जो पहली तरंग होगी और दूसरी तरंग होगी उसके बीच में एक स्थान होता है, मतलब वो चारों तरफ से लॉक रहता है। हाँ या ना? ये वाला दोनों चारों तरफ से बंद है, क्या इसमें कहीं एंट्री की जगह है? घुस सकता है कोई? घुसेगा तो तोड़ना पड़ेगा इसको। अभी लगाने के लिए आप कुछ भेज दो, लेकिन वो इसको काट के तो अंदर घुसेगा। ठीक है, अभी ये कैसा स्थान है? बंद। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्राथमिक तरंग या मूल तरंग तथा द्वितीयक तरंग के बीच, ये वाला। हाँ या ना? डायग्राम आपको किताब में ऐसे बना होगा आधा, ऐसे करके इतना से। हाँ या ना? तो जो मूल तरंग और द्वितीयक तरंग होती है उसके बीच में क्या होता है बेटा? एक बंद स्थान होता है। अब इस बात को उनको समझ में आ गया, हाइजेन को। अब आपको कैसे समझ आया? तो उन्होंने इस स्थान को इनवलॉप बोल दिया। इनवलॉप का मतलब लिफाफा। लिफाफा जो बंद होता है, प्रॉपर क्या होता है? बंद। तो उन्होंने बोला कि मूल तरंग तथा द्वितीयक तरंग के बीच एक बंद स्थान होता है जिसे अनवालोप कहते हैं। अनवालोप का मतलब इनवेलॉप। हाँ या ना? इसे बोलता है लिफाफा। बंद होता है वो चारों तरफ से, और समझाने के उन्होंने लिफाफा बोल दिया। एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं कैसे करके बंद है। देखो, प्राथमिक तरंग या मूल तरंग, एक ही लिख लो, दोनों में समझ में तो आ गया होगा आपको। हाँ या ना? देखो, मूल तरंग या प्राथमिक, दोनों में से कुछ एक लिख लो, तथा द्वितीय तरंग के बीच एक बंद स्थान होता है जिसे अनवालोप कहता है। जिसे अनवलोप कहते हैं। लिख गया? हाइगेन का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत खत्म। बताइए क्या होता है? पहला पॉइंट बताओ। प्राथमिक तरंग दूसरी तरंग उत्पन्न करती है, जिसे वही दूसरी तरंग प्राथमिक तरंग बन जाती है, या द्वितीय तरंग प्राथमिक तरंग बन जाती है। दूसरा, वो लिखना नहीं है उत्पन्न करती है, वो तो करे, वो तो पहले उन्होंने बोल दिया करती, समझना। दूसरा, जो द्वितीय तरंग होती है वो मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती है, ये बात कंफर्म। तीसरा, कि जो प्राथमिक तरंग है और द्वितीय तरंग है उसके बीच में एक बंद स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? अनवन।